बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का अध्याय नंबर 3 दिल्ली के सुल्तान पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों का केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। तो जो हमारा दिल्ली एक महत्वपूर्ण शहर है और इस शहर की जो स्थापना है वो 12वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना हुई। जैसा आज हम दिल्ली के बारे में सोचते हैं, देखते हैं, ऐसा नहीं है। दिल्ली जो है एक छोटा क्षेत्र था जो समय समय पर अनेक राजाओं के अधीन यह क्षेत्र रहा है। दिल्ली पर अधिकार करने का अभिप्राय पूर्व में हम यह न समझे बच्चों कि जिस तरह आज हमारी देश की राजधानी दिल्ली है और पूरे भारत पर एक तरह से इसका शासन चलता है, तो इस प्रकार शासन नहीं चलता था उस समय। दिल्ली पर अधिकार से अभिप्राय एक सीमित क्षेत्र पर उस राजा का अधिकार था। एक तरह से ये उस समय एक यूनियन टेरिटरी का काम करती थी, यानी एक सीमित क्षेत्र पर ही यदि कोई दिल्ली पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता था तो उस राजा का कुछ सीमित क्षेत्र में ही उसका शासन चलता था, ना कि पूरे भारत में। तो एक बात ये हमें अपनी क्लियर कर लेनी है। तो चाहे 12वीं शताब्दी हो, 13वीं शताब्दी हो, 14वीं शताब्दी हो, 15वीं शताब्दी हो, स्टार्टिंग में जब मुग़ल एम्पायर था या मुग़ल साम्राज्य था 15वीं शताब्दी में, तो उनका जब दिल्ली पर अधिकार था तो दिल्ली उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका और कुछ राजस्थान तक के इलाके, यानी ये दिल्ली के अधीन जो क्षेत्र थे वो शासन के क्षेत्र आते थे राजा के। और दिल्ली अगर किसी भी राजा के पास अगर दिल्ली क्षेत्र था, दिल्ली पर कोई अन्य शासक अधिकार कर लेता था, तो इसका अभिप्राय ये नहीं था कि भाई उस शासक का पूरा साम्राज्य समाप्त हो गया है। अब हम आगे चैप्टर पर चलते हैं कि पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान के नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई, यानी वाणिज्य यानी व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गई थी। दिल्ली जो है वाणिज्य का केंद्र बन गई थी। तो इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। यहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे, यानी दहलीवाल नामक जो सिक्के हैं ये हमारे जो है दिल्ली के हैं, जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के प्रारंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, यानी 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में दिल्ली जो सल्तनत है ये जो है एक राज्य का आकार लिया। शासन व्यवस्था यहाँ पे स्थापित हुई। इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गया जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। 13वीं शताब्दी के बाद जो है दिल्ली पर जो है धीरे धीरे करके इस उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्र, पूरे पर नहीं, एक बड़े क्षेत्र पर जो है इसका एक अधिकार था, अधिकार स्थापित हो गया था, दिल्ली के अंडर में आ गया था, यूँ कह सकते हैं हम। फिर से नज़र डालिए, उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। जिस इलाके को आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बनाए। मानचित्र को देखकर दहली, कूना, सीरी और जहापना को पहचानिए। तो ये हमने बच्चों दहली, कुनहा, सीरी और जहापना को पहचानना है। तो ये जो है आपका
मानचित्र है। मानचित्र को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, ये जूम कर देता हूँ, और अब हम इसमें पहचानते हैं। तो ये है आपका जहापना, ये है सीरी, और ये है दहली है कुहना। तो ये हमारे 3 क्षेत्र है। इसके अलावा हम फिरोजाबाद, फिरोज शाह, ये फिरोज शाह तुगलक जो वंश है उसने बताया था, ये हमारी यमुना नदी जा रही है, ये पुराना मार्ग है, ये तुगलकाबाद है, ये आदिलाबाद है, और ये कुतुब मीनार है, ये हौज ए सुल्तानी है, ये हौज खास है। तो ये जो दिल्ली है, ये एक वर्तमान में कह सकते हैं ये एक दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र है, जिसमें 5 वंशों द्वारा समय समय पर बसाए गए ये क्षेत्र थे, शहर थे। अब हम आगे देखते हैं तालिका 1 में देखते हैं दिल्ली के शासक। तो अब हम दिल्ली के शासकों के बारे में जानते हैं। तो आपका है राजपूत वंश। तो 12वीं शताब्दी यानी जो है आरंभिक जो है इसका 1165 तोमर जो है इसमें है अनंगपाल हुए हैं 1130 से 1145 तक, फिर चौहान हुए हैं 1165 से 1192 में, और लास्ट में इसको पृथ्वीराज चौहान जो हमें हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं 1175 से 1192। तो 1191 और 1192 में पंजाब हरियाणा के क्षेत्र को तराइविन का क्षेत्र कहा गया है, और तराइविन की जो लड़ाई है 1192 की जीत ली थी, 1191 की सॉरी, और 1192 की तराइवन के युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान है उनकी हार हुई। फिर आप ये चला जाता है प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290। तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 और 1210 तक रहा है, ये गुलाम था। और शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236 रहा है। रजिया जो महिला शासक थी प्रथम दिल्ली की, ये 1236 से 1240 रही है। गयासुद्दीन बलबन जो है 1266 से 1287 रहा है। ये इसमें इल्तुतमिश का मकबरा भी दिखाया गया है, ये जो मकबरा है ये इल्तुतमिश का मकबरा है। फिर जो है आगे आपका खिलजी वंश के बारे में बताया गया है। तो ये है खिलजी वंश 1290 से 1320 में, ये है जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। तुगलक वंश है आपका 1320 से 1414 तक। गयासुद्दीन तुगलक है 1320 से 1324, मोहम्मद तुगलक है 1324 से 1351, फिरोज शाह तुगलक है 1351 से 1388। सैयद वंश के बारे में जानते हैं। सैयद वंश जो है इसकी स्थापना खिजर खान ने की थी, और काफ़ी कंपटीशन या एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है ये। तो ये सैयद वंश जो है 1414 से 1421। लोधी वंश में बहलोल लोधी 1451 से 1489 तक। तो ये फिरोज शाह तुगलक का मकबरा दिखाया गया है, और ये अलाई दरवाज़ा है, और ये इल्तुतमिश का मकबरा हो गया। तो इस तरह से ये चित्रों में पुरानी इमारतों को दर्शाया गया है। आगे चलते हैं। अब है दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे। हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीखें, एक वचन, बहुवचन है जो सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तो तवारीखा के लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन करते थे। तो ये पढ़े लिखे व्यक्ति होते थे जो
घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से वर्णन करते थे, उनको लिखते थे, पांडुलिपियों के द्वारा उनको संरक्षित करते थे। शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। 13वीं सदी के इतिहासकार फ़क़-ए-मुदबिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों, और ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। तो पांडुलिपि तैयार करने के चरण बताए गए हैं इसमें कि भाई पांडुलिपि तैयार करने के कौन कौन से चरण हैं। तो पांडुलिपि तैयार करने के चरण है कागज़ तैयार करना, फिर उस पर लेखन कार्य करना यानी लिखना, महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों को ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग करना और जिल्द तैयार करना। तो ये चीज़ें हैं आपकी। आगे चलते हैं। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। तवारीख के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे। तो ये सभी जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे ये दिल्ली में रहते थे। गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए, जो शासक थे उनके लिए लिखते थे। उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे कि भाई हम जो इतिहास लिखेंगे तो राजा खुश होकर हमें बहुत सारा इनाम देंगे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। तो हम अब देखते हैं कि भाई ये जन्मसिद्ध अधिकार क्या है। जन्मसिद्ध अधिकार का यहाँ वर्णन भी कर रखा है कि जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को, यानी कुलीन व्यक्ति उस समय जो शासन प्रशासन में थे, राजा लोग थे जो, तो भाई कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिला है। विरासत मतलब पहले उनके दादा के पास थी, फिर पिता के पास आई, फिर पुत्र के पास आई, पुत्र से उसके पुत्र के पास जाएगी। तो ये होती है विरासत, यानी दर पीढ़ी दर कोई भी चीज़ का उसका ट्रांसफ़र हो जाना। लिंग भेद है। स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर। आम तौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण जो है पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। आगे है रजिया के बारे में मिनहाज ए सिराज के विचार। तो ये मिनहाज ए सिराज हुए हैं, इन्होंने रजिया के बारे में क्या कहा है वो देखते हैं। मिनहाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध माना जाता था। यानी यहाँ पर जैसे रजिया सुल्तान बनी तो स्त्रियों का शासन के विरुद्ध, यानी स्त्रियों को शासक नहीं बनना चाहिए, राजा नहीं बनना चाहिए। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। तो रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राजा था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262-1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। यानी एक इसके समांतर ही एक और महिला शासक है जिसका नाम है रुद्रमा देवी। तो उसने अपने आप को महिला नहीं दिखाया, पुरुष जैसा नाम देख के, और भ्रम फैलाया कि वो एक पुरुष ही है। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा 980 से 1003। उनका नाम दीदी यानी बड़ी बहन से निकला है।
जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। मिनाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए कि भाई मिनाज के बारे में आप क्या कहेंगे। तो मिनाज ने तो जो उसकी मूल बात है हम उसके बारे में बताएंगे कि जो वो हैं महिलाओं के विपरीत थे, विरुद्ध थे।